Studying the chapter reproductive health and we have already discussed कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में, है ना। तो इन लास्ट क्लास हम लोगों ने 2 टॉपिक क्लियर कर लिया था। कौन कौन सा क्लियर कर लिया था हमने? फैमिली प्लानिंग, ये किया था ना, फैमिली प्लानिंग कर लिया था। और क्या कर लिया था भाई? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक को कवर करेंगे? क्या क्या टॉपिक था? और एमटीपी था, क्या हो गया फुल फॉर्म? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है ये जानेंगे हम लोग, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमटीपी बोल रहे हैं। और हम लोग क्या जानेंगे भाई? यस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में हम लोग जानेंगे। और हम लोग क्या जानेंगे? इनफर्टिलिटी क्या है ये जानेंगे। और क्या जानेंगे? इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए हम लोग कौन कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, है ना। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। और हम लोग थोड़ा सा अडॉप्शन के बारे में भी बात करेंगे ना, अडॉप्शन के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये 2 टॉपिक हम लोगों ने क्या कर लिया था, पिछले क्लास में क्लियर कर लिया था। और आज हम लोग करने वाले हैं बाकी के टॉपिक। तो शुरू करते हैं हम लोग कहाँ से? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। क्या होता है? हाँ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है? अबॉर्शन होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 9th मंथ लिख सकते हैं, क्योंकि भाई हम लोग जान रहे हैं क्या कि 9th मंथ का पार्चुरेशन का जेस्टेशन पीरियड होता है। अगर उससे पहले प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दे रहे हैं तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 9th मंथ या बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। एंड वी कैन also a term as abortion, है ना। हम लोग इसको अबॉर्शन भी कहते हैं। तो क्या इस अबॉर्शन के कुछ फायदे और नुकसान हैं? क्या है, फायदा है या नुकसान है या दोनों है? हाँ, दोनों ही है ना। चलो देखते हैं पहले कि फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है इसका, क्या है, आप लोग क्या सोचते हो? जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उसको बच्चे अगर डिसऑर्डर है तो उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है जिससे मदर को या चाइल्ड को, है ना, दोनों को खतरा हो, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं हम लोग? हटा सकते हैं। ये एक ऑप्शन है भाई टर्मिनेट करने का, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन इमरजेंसी सॉल्यूशन, इमरजेंसी condition where pregnancy can be fatal to fetus or mother, है ना। फेटल का मतलब क्या हुआ? फेटल घातक, है ना। इमरजेंसी कंडीशन जहां प्रेगनेंसी घातक हो सकती है, किसके लिए? फिटस के लिए या मदर के लिए। तो उस केस में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बीच में ही हम लोग क्या करेंगे भाई? टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। सेकंड, और इफ जेनेटिक डिसऑर्डर is found in the fetus, है ना। अगर फीटस में हम लोग देख रहे हैं कि पहले से ही कुछ जेनेटिक ऑर्डर आ रहा है तो भी हम लोग उसको क्या करेंगे? पहले से ही टर्मिनेट कर देंगे, है ना। और वो सब आ गया इमरजेंसी में, है ना, वो सब इमरजेंसी में आ गया।
ठीक है, जेनेटिक। और हम लोग कब गेट रिड ऑफ प्रेगनेंसी अनवांटेड फ्रीक्वेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी इन केस ऑफ रेप, है ना। अगर रेप के थ्रू किसी को क्या रह गया है, बच्चा रह गया है ना, वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो उस फीमेल के लिए उसको कैरी कर पाना बहुत मुश्किल है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, ये एडवांटेज है कि उस प्रेगनेंसी को हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं, है ना। क्या क्या और डिसएडवांटेज है भाई, डिसएडवांटेज क्या है, मिसयूज किया जा रहा है, मिसयूज, फीमेल फीटिसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट, फीमेल फीटिसाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पता कर लेते हैं भाई पेट में क्या है, पहले ही जेंडर को पता कर लिया, लड़की है उसको आराम से, क्योंकि ये ऑप्शन मौजूद है ना, तो ये ऑप्शन मौजूद होने की वजह से टर्मिनेट कर देते। ये डिसएडवांटेज है, अगर नहीं पता होता तो नहीं करते, है ना, अगर ये टेक्निक नहीं होता तो नहीं करते। और इलीगल अबॉर्शन बहुत हो रहा है ना, रिस्क ऑफ इलीगल अबॉर्शन। ये क्या हुआ भाई, रिस्क ऑफ इलीगल अबॉर्शन से क्या समझे आप। हाँ, बहुत बार आज ऐसा हो रहा है कि फीमेल बिना मैरिड का ही प्रेग्नेंट हो जा रही है, और उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, छुप छुपा करके टर्मिनेशन की ओर जाते हैं, अबॉर्शन की ओर जाते हैं, है ना। तो ये इलीगल भी है, उसमें रिस्क भी है ना। और अगर वो ऐसी जगह पहुंच रहे हैं, क्योंकि आजकल झोला छाप डॉक्टर बहुत है ना, इलीगली अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं, छुप कर रहे हैं, तो किससे करवाएंगे, वैसे डॉक्टर से जहां जिनके पास कोई डाटा ना होता हो, है ना, कुछ चीज़ों का आपका भाई आधार कार्ड ना मांगे, ये ना मांगे, वो ना मांगे, ऐसी जगह पर जाएंगे। तो अगर वो डॉक्टर मतलब कि एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है, तो उसके बाद उस मदर और फिटस दोनों को ही, फिटस को तो खैर मार नहीं गए है ना, वो मदर क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाएगी, ठीक है। तो रिस्क है इलीगल अबॉर्शन में, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, MTP by unqualified quack, MTP by unqualified क्वैक बोला जाता है, जो ऐसे डॉक्टर होते हैं ना, अनक्वालिफाइड डॉक्टर, मे बी रिस्की फॉर मदर, है ना। अगर अनक्वालिफाइड से करवा रहे हैं हम लोग तो भी क्या है भाई, रिस्की है। हाँ, यहां पर देखो एक और चीज काम करती है, क्या, सोशल स्टिग्मा। ये क्यों इलीगली हम लोग क्यों जा रहे हैं, सोशल की वजह से ना, दूसरों को पता चल जाएगा तो क्या होगा, है ना, छुपते छुपाते अगर कोई काम हम लोग कर रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं, सोशल स्टिग्मा के कारण कर रहे हैं, सोशल स्टिग्मा, ड्यू टू सोशल स्टिग्मा भी कह सकते हैं, है ना, ड्यू टू सोशल स्टिग्मा कह सकते हैं, मतलब या तो सोशल स्टिग्मा अटैच टू द अबॉर्शन। ये अबॉर्शन के पीछे सामाजिक कारण है ना, अबॉर्शन के पीछे बहुत हद तक हमारे समाज का भी रोल होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग बीच में ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दे रहे हैं तो उसको हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, अबॉर्शन भी बोलते हैं। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि ये इमरजेंसी कंडीशन, अगर फिटस को और मदर को कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, दोनों कंटिन्यू नहीं कर सकते, हो सकता है कि अगर ये बेबी रहे तो मदर ना रहे, मदर रहे तो बेबी ना, ऐसा भी कंडीशन आ जाता है। तो वैसे केस में ऐसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि मदर को बचाना डॉक्टर क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वो बाद में फिर से प्रेग्नेंट हो सकती है ना। और अगर जेनेटिक डिसऑर्डर फाइंड कर लिया गया है फिटस में तो उसको पहले ही हटाइए, वैसे बच्चे को ला करके क्या फायदा, है ना, वो जिंदगी भर बीमार रहेगा।
और गेट रिड ऑफ द अनवांटेड फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ रेप। रेप के केस में अगर प्रेगनेंसी रह गई है तो फीमेल उसको कैरी नहीं कर पाएगी या वो मेंटल स्टिग्मा में अपने पूरे जीवन रहेगी। तो उस स्थिति में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम लोग उसको टर्मिनेट करवा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है भाई, फीमेल फर्टिसाइड बहुत खुल्लम खुल्ला चलता है ना। क्योंकि उनके पास क्या है, एक ऑप्शन है भाई, सेक्स को पता करा लो पहले ही, जेंडर कौन सा है, मेल है या फीमेल है, फीमेल नहीं चाहिए, चले उसको मार दे, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है उनको। तो ये डिसएडवांटेज है। रिस्क ऑफ इलीगल अबॉर्शन, इलीगल अबॉर्शन में बहुत रिस्क है, ठीक है, जान का बहुत खतरा होता है। एमटीपी बाय अनक्वालिफाइड क्वैक मे बी रिस्की फॉर मदर, ठीक है, अगर वो डॉक्टर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर वो मदर अगर करवा रही है तो आगे के लाइफ में हो सकता है कि वो फिर उनका कुछ हेल्थ इश्यूज या ओवरी से रिलेटेड इश्यूज या कोई ना कोई इशू उनको आता रहे। और सोशल स्टिग्मा इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो समाज है उन्हीं किसे बचने के लिए इतने इलीगल अबॉर्शंस होते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया एमटीबी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या है भाई, क्या है, द डिजीज which is transmitted by sexual intercourse is called sexually transmitted disease। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का? HIV, एड्स, ठीक है, नो, हेपेटाइटिस बी कैसे? जॉन्डिस सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है क्या? सिफिलिस, गोनोरिया, and rat in जेनिटल पार्ट, जो ऐसा मस्सा जैसा निकल जाता है ना जेनेटिक एरिया में, रैट इन जेनिटल एरिया, ठीक है। ये कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एड्स के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यस, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हाँ, है हेपेटाइटिस बी। Some of this infection can also transmit or share the। अच्छा, ये तो इंजेक्शन लीडल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एक मिनट, एक्चुअली बुक ही मैंने कहीं रख दिया, तो मैंने तो बुक देखा ही नहीं है क्या लिखा हुआ। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनेटिक हर्ब्स, chlamydiasis, genital clot, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection by recently। यार अच्छा ठीक है, मे बी हेपेटाइटिस बी होता हो, देखना होगा, मैं उसको कंफर्म करके बताऊंगी कि मैंने अभी तक हेपेटाइटिस बी के बारे में नहीं देख पढ़ा हुआ है, ठीक है, देख के बताऊंगी। चलिए, तो ये सारे बीमारी जो है ना वो सेक्सुअली क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। अब ये सेक्सुअली क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो इनसे मतलब कि आपके किसी भी पार्टनर में अगर ये डिजीज है ना, तो वो दूसरे पार्टनर को होने की संभावना क्या हो रही है, बढ़ जाएगी। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो ये सेक्सुअली क्या हो जाएंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी, ठीक है। अब ट्रांसफर हो जाएंगी तो उससे बचने का कुछ तरीका भी होना चाहिए कि कैसे हम लोग सेक्सुअली ट्रांसफर डिजीज से बच सकते हैं, ठीक है। तो हाउ टू प्रिवेंट, प्रिवेंशन क्या है, ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट इज द प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या है इनसे बचने का, हाँ क्या है इनसे बचने का।
सबसे पहले लास्ट चैप्टर में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहा था कि कॉन्डम अगर यूज कर रहे हैं तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकते हैं, तो यूज ऑफ कॉन्डम ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है भाई कि टेस्ट करवा लो अपने पार्टनर का पहले, है ना। टेस्ट द डिजीज ऑफ द पार्टनर बिफोर इंटरकोर्स, है ना, टेस्ट करवा ले। और क्या करना कर सकते हैं हम लोग, हाँ, अवॉइड इंटरकोर्स विथ मल्टीपल पार्टनर। मल्टीपल पार्टनर को अवॉइड किया करना चाहिए। और इसीलिए हमारे समाज में क्या बना हुआ है, एक शादी का रूल बना हुआ है, ताकि हम लोग क्या करें, एक ही पार्टनर अपने जीवन भर रखे, है ना। तो अवॉइड इंटरकोर्स ऑफ मल्टीपल पार्टनर। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और इससे बचने के लिए क्या करेंगे? वो अभी हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग वो होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों को मालूम है कि अगर एक ही नीडल से, है ना, एक नीडल से उस इन्फेक्टेड पर्सन को जिससे इंजेक्शन लगा हुआ है, उसी नीडल से अगर आप क्या करो, एक हेल्दी पर्सन को इंजेक्शन लगा दो, तो वो डिजीज ट्रांसफर कर जाएंगी, क्योंकि वो वायरस क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरीका है इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को ट्रांसफर होने का। तो उसके लिए हम लोग क्या बात करते हैं कि हम लोगों को कभी भी अगर इंजेक्शन लेना है तो हमेशा क्या करना है, एक नए नीडल का इस्तेमाल करना। बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोग देखे होंगे कि उसी नीडल से दूसरे को भी दे देते हैं, और उसको क्या करेंगे, बॉईल कर देंगे। बॉईल करने से स्टरलाइज हो जाता है नीडल, और उसको यूज़ करते हैं। पर अगर स्टरलाइज ना हुआ हो तो इट इज़ रिस्की, है ना। उससे अच्छा 10 रुपए का नीडल आता है, सब कोई को, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए वो या प्राइवेट में जाए, अपने नीडल को साथ में रख के ले जा सकते हैं। अपनी सेफ्टी जरूरी है, डॉक्टर को थोड़ी जाएगा कुछ, किसका जाएगा, हमारा जाएगा ना, अगर हमें ट्रांसफर होगी डिजीज तो। और क्या तरीका है, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड, आपको ब्लड की अचानक इमरजेंसी में आप पहुंच गए, है ना, और बहुत लोग ब्लड डोनेट करते हैं। अब ब्लड की टेस्टिंग होनी चाहिए पहले, है ना। जब आपको चढ़ाया जा रहा है ब्लड, तो वो कौन सा ब्लड चढ़ाया जा रहा है। मे बी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर चढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्टेड पर्सन को खुद ही नहीं पता चलता है कि हम इन्फेक्टेड हैं, क्योंकि टेस्ट उसने कभी करवाया ही नहीं। तो वैसे का अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है तो भी हो जाएगा। अगर मदर को है तो बेबी को फिर हो सकता है, ठीक है। तो वैसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं भाई, बहुत जागरूकता जरूरी है ना। आप अगर इस फेज से गुजर रहे हैं कि कभी आपको ब्लड की आवश्यकता पड़े, तो बिना टेस्ट कराए कभी उस ब्लड को ट्रांसफ्यूज मत कराइए, ठीक है। और आपको नीडल तो अपना ही यूज करना है ना। तो वो सब तरीका तो है ही। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होने का तरीका, तो ये हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाले डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। और अदर तरीका भी है अभी एड्स वगैरह को फैलने का, अदर तरीका भी है। तो और हम लोग क्या कर सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, है ना, क्या कर सकते हैं हम लोग, वॉश कर सकते हैं। अगर वॉश बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, इंटरकोर्स के पहले और बाद में जेनिटल एरिया को आप वॉश करिए, तो मे भी आप बच सकते हो, ठीक, मे भी आप बच सकते हो। और अगर ये पता चल गया है कि हमको हो गया है भाई क्या, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, तो उसका तो लोग क्या कहेंगे, है ना। इस फेज में क्या कहते हैं, लोग इलाज ही नहीं करवाते कि किसी को पता चल गया कि मुझे एड्स है तो, है ना। क्योंकि लोग क्या करेंगे, जो उसको एड्स है भाई उसको छूना भी बंद कर देंगे, उसके साथ रहना भी बंद कर देंगे, उसके साथ खाना पीना भी बंद कर देंगे। पर ये हम लोगों को जानना चाहिए कि ना ये छूने से फैलता है, ना ये शेयरिंग करने से कोई भी चीज़ को फैलता है। ना आप कपड़े शेयर करोगे तो फैलेगा, ना आपका फैलेगा, ना आप खाना शेयर करोगे तो फैलेगा, ठीक है। कैसे फैलेगा भाई, तो अभी जो मैंने बताया उन 4-5 तरीकों से ये फैलता है। तो उस व्यक्ति को
अच्छे से डॉक्टर को दिखा करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए, है ना। इफ डायग्नोस disease, the patient should be take good treatment. अगर हो गया है तो आप ट्रीटमेंट लीजिए, आप ट्रीटमेंट लीजिएगा तो बहुत हद तक आप बच सकते हो, है ना। तो ट्रीटमेंट लेंगे तभी तो स्वस्थ होंगे, अगर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो कैसे स्वस्थ होंगे। HIV का फुल फॉर्म क्या होगा? HIV, यस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये वो वायरस है जो एड्स जिसके कारण होता है ना, इट इज द काउज ऑफ एड्स वायरस, ठीक है। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक हो गया। चलो, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी क्या है? क्या है इनफर्टिलिटी? हाँ, अगर किसी कपल को नेचुरली बेबी नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन से, है ना, तो वैसा केस में हम लोग कहते हैं क्या कि इसको क्या कहेंगे हम लोग? इनफर्टिलिटी इज टर्म एज when naturally a couple unable to reproduce, ठीक है। अगर नेचुरली कोई कपल रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो हम लोग उसको कहेंगे क्या? इनफर्टिलिटी। तो उस केस में अब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग यूज़ करते हैं इस केस में क्या? बहुत सारे टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं असिस्टेड क्या? रिप्रोडक्टिव, हाँ, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं। क्या क्या रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है? हाँ, IVF है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, हाँ, चलो लिखते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग IVF भी बोल रहे हैं, और उससे पहले, हाँ, जायगोट नहीं, गैमेट इंट्रा फेलोपियन, अच्छा जायगोट देखो, ये फेलोपियन ट्रांसफर है ना, इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं हम लोग? गिफ्ट, ठीक है। और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक। मेनली ये चारों टेक्निक्स क्या करते हैं? यूज किए जाते हैं, ठीक है, ठीक। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होगा? आर्टिफिशियली मतलब नेचुरली इंसेमिनेशन नहीं हो रहा, यहाँ पर मेल का स्पर्म, ठीक है, आर्टिफिशियली फीमेल के वजाइना में, यूट्रस में या फेलोपियन ट्यूब में, जैसा कंडीशन रहा, इंसेमिनेट करवाया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियली। तो कहाँ ये काम करेगा? वेयर इट वर्क्स, कहाँ काम करेगा ये? हाँ,
मेल का हम लोग पहुंचा रहे हैं, मतलब कि अगर हो सकता है क्या कि मेल का स्पर्म काउंट कम हो, है ना, स्पर्म काउंट कम होने से वो फीमेल के वजाइना तक उतना स्पर्म ही नहीं है कि पहुंच पाए। ठीक, तो व्हेन मेल स्पर्म काउंट इज लेस या लेस स्पर्म काउंट, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। और किस केस में हो सकता है, और हाँ, अगर स्पर्म की मोबिलिटी नहीं है, ठीक है, स्पर्म की मोबिलिटी नहीं है कि भाई उतना दूर तैर कर वो पहुंच पाए, है ना, तो व्हेन मेल स्पर्म हैव लेस मोबिलिटी, ठीक, तो उस केस में हम लोग ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कि भाई फीमेल का सब कुछ ठीक है, ठीक है, फीमेल ने अपने ओवम को प्रोड्यूस कर दिया, वो फेलोपियन ट्यूब में है, लेकिन मेल का जो स्पर्म काउंट है वही कम है या फिर उसकी मोबिलिटी कम है, तो वो ओवम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तब हम लोग क्या करते हैं, इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कैसे काम करेगा ये भाई, हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करेगा ये, है ना, कैसे काम करेगा, क्या करेंगे, मेल का स्पर्म लेंगे, आर्टिफिशियली निकालेंगे पहले उसके बॉडी से बाहर, हाँ, और उसको आर्टिफिशियली या तो फीमेल, अब उसका कैसा मोबिलिटी है वो चेक करके, या तो उसके सर्विक्स में, या तो यूट्रस में, या डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब में इंसेमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो इंसेमिनेशन ऑफ स्पर्म artificially into the cervix या फिर यूट्रस या फिर डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में ही क्या कर दिया हम लोगों ने, उसको इंसेमिनेट कर दिया। ठीक है, इंसेमिनेट कर दिया हम लोगों ने उसको डायरेक्ट। ठीक, है ना, मोस्ट कॉमन है यूट्रस में डालना। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्या है, लिख सकते हैं मोस्ट कॉमन इज आर्टिफिशियली या फिर इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, जिसको IUI भी बोलते हैं, है ना, मोस्ट कॉमन है ये, यूट्रस में डाला जाता है, मोस्टली कॉमन। नेक्स्ट देखें हम लोग IVF। नेक्स्ट हम लोग कौन सा देखते हैं, IVF, मिटा के लिखते हैं। ठीक है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो, विट्रो का मतलब क्या होता है, बाहर। ठीक है, मतलब यहाँ फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, शरीर के बाहर हो रहा है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि एक फीमेल में, ह्यूमन फीमेल है अगर, तो उसके अंदर होता है फर्टिलाइजेशन ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, एक्वाटिक एनिमल्स ना, एम्फीबियंस फिशेस, एक्वस जो ग्रुप के एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं भाई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। बाकी जितने भी है, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए, वो सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, इनसाइड द फीमेल बॉडी। पर ये एक टेक्निक है कि अगर इनसाइड द फीमेल बॉडी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नहीं हो पा रहा फर्टिलाइजेशन, है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, उसको बाहर करते हैं। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन outside the female body in the laboratory, ठीक है, कहाँ पर होगा भाई, लेबोरेटरी में होगा, जहाँ ऐसा इन्वायरमेंट उसे दिया जाएगा जैसा का इन्वायरमेंट हमारे ओवरी में होता है ना, फेलोपियन ट्यूब में होता है जैसा कि। ठीक, कहाँ होगा, कब करेगा, मतलब कि चलो वेयर इट वर्क्स, फर्टिलाइजेशन की बात है ना, बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन।
हो सकता है कि फीमेल का जो ओवम बन तो रहा है बट फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, हो सकता है, या फिर फेलोपियन ट्यूब डैमेज है, ये भी हो सकता है। तो इन केस कहाँ पर होगा, इफ फेलोपियन ट्यूब ऑफ अ फीमेल इज डैमेज, है ना। ये वो टेक्निक है जहां फर्टिलाइजेशन करवा के इम्प्लांट करवाना है ना। तो इसका मतलब ये है कि फीमेल का बॉडी में ओवम बन रहा है, नेचुरली बन रहा है, ठीक है, स्पर्म भी ठीक ठाक है भाई, नहीं तो इंसेमिनेट करवा देते हैं। हाँ, स्पर्म में कोई दिक्कत हो तो इंसेमिनेट कराते। तो फीमेल के बॉडी क्या है, ओवम प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो फेलोपियन ट्यूब में जा रहा है, लेकिन फेलोपियन ट्यूब से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है या स्पर्म वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो हो सकता है फेलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक हो या डैमेज हो या ऐसा कंडीशन में हो जहां पर ओवम सर्वाइव नहीं कर पा रहा है या जाइगोट फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा है, वैसे केस में यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखो बात वही सारा करेंगे हम लोग, लेकिन आपको देखना है कि कहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, ठीक है। तो अगर फेलोपियन ट्यूब डैमेज है तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आपको फर्टिलाइजेशन आपको बाहर ही करवाना होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, नेचुरली फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या होगा कि अगर पुअर क्वालिटी है, किसका, मेल के स्पर्म का पुअर क्वालिटी, मतलब दोनों ही केस हो, ठीक है। ये अगर सिंगल केस भी होगा तो भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराएंगे, है ना। अगर ये और दोनों केस भी हो सकता है ना, कि फेलोपियन ट्यूब भी डैमेज है और पुअर क्वालिटी है किसकी, पुअर क्वालिटी ऑफ स्पर्म, ठीक। अगर पुअर क्वालिटी है स्पर्म की तो वैसे केस में भी दूसरे मेल के स्पर्म को क्या कर दिया जाता है, फर्टिलाइज करवा दिया जाता है, ठीक है। डोनर ले लेते हैं, ठीक, डोनर ले लेते हैं। और अगर ठीक ठाक है, अगर वो क्या कर सकता है, पहले तो ये बात की बात होती है कि डोनर लेना, ये बात की बात होती है, पहले उसी मेल के मतलब हस्बैंड के ही स्पर्म को लेकर के क्या किया जाता है, कोशिश किया जाता है फर्टिलाइजेशन करवाने का, है ना। और भी टेक्निक यूज की जाती है, अभी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ कब तक यहाँ एक ही सिंगल ही पेरेंट्स का मतलब मेल और फीमेल के ओवम और स्पर्म को ही ले लेके फर्टिलाइजेशन करवाने की टेक्निक होती है। और जब कि ऐसा कौन सा केस होता है जहां पर डोनर की आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है। तो अगर ये दोनों केसेस है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आईवीएफ टेक्निक यूज कर सकते हैं। हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करेंगे भाई, हाउ इट वर्क्स, कैसे काम होगा इसका। सबसे पहले हम ओवम को फीमेल से कलेक्ट कर लेंगे लैब में, है ना। ओवम को फीमेल से कलेक्ट कर लेंगे, स्पर्म को मेल से कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ओवम इज कलेक्टेड, ओवम इज कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल एंड स्पर्म इज कलेक्टेड फ्रॉम मेल, ठीक है। ओवम को हम लोग फीमेल से कलेक्ट कर लिए और स्पर्म को हम लोग क्या कर दिए, मेल से कर लिए। अब क्या किए करेंगे हम लोग भाई, अब इनको एक लैबोरेटरी में ऐसा कंडीशन देना है जैसा कि फेलोपियन ट्यूब में होता है ना। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस in a suitable environment in laboratory, ठीक। अब फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब एग है, ठीक है, एग है, एक वॉच ग्लास लिए, एक टेस्ट ट्यूब लिए या कुछ भी लिए और उसमें क्या किए, स्पर्म को छोड़ दिए, स्पर्म नेचुरली गया और दोनों क्या हो गए, फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइज हो गया तो क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट इज फॉर्म, ठीक। अब जाइगोट फॉर्म हो गया, है ना। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो दो केस होता है, जाइगोट जब अर्ली स्टेज में, मतलब जब हम लोग कह सकते हैं अर्ली एम्ब्रायो हुआ, जाइगोट बना, एक दो स्टेज उसका क्लीवेज हुआ है, 2 सेल्ड स्टेज 4 सेल्ड स्टेज, उसी वक्त क्या करेंगे, उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे या फेलोपियन इस्थेमस वाला रीजन में, ताकि बाकी का जो प्रोसेस है वो नेचुरल हो,
है ना। अब इसको इम्प्लांट कर रहा है, जायगोट फॉर्म हो गया। अब अर्ली स्टेज में ही हम लोग क्या करेंगे, या तो फेलोपियन ट्यूब में डाल दीजिए या फिर इस्थमस वाले रीजन में डाल दीजिए, कि वहां से फिर वो नेचुरली क्लीवेज करता करता है और फिर बाकी इम्प्लांटेशन वगैरह सब नेचुरली हो जाए। ठीक, एक केस ये हो सकता है। लेकिन अगर फेलोपियन ट्यूब पूरा ही डैमेज है, कुछ नहीं कर सकते, तब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा लेट एम्ब्रायो को, ठीक है, थोड़ा लेट एम्ब्रायो को डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, है ना, इम्प्लांट कर देते हैं। तो दो केस होगा, ट्रांसफर ऑफ जायगोट या फिर अर्ली एम्ब्रायो बोल सकते हैं, अर्ली एम्ब्रायो टू द फेलोपियन ट्यूब। ठीक, एक ये हो सकता है। लेकिन अगर अर्ली स्टेज में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या होगा, ट्रांसफर यूज कर सकते हैं, इम्प्लांटेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ लेट एम्ब्रायो डायरेक्टली इनटू द यूट्रस, यूट्रस में चला गया, अब वहां पर जाकर क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा। और फिर सब कुछ नेचुरली होगा, जैसा कि नेचुरली जो प्रेगनेंसी में होता है वो सब कुछ कैसा चलेगा, नेचुरली चलेगा। ठीक है, बहुत एडवांटेज है। और ये बहुत ज़्यादा आजकल के ज़माने में, क्योंकि ये कॉस्टली है ना, कॉस्टली है टेक्निक होती है, फिर भी अगर जो भी कपल इनफर्टाइल है इस टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, अगर उनकी कंडीशन इस तरह की है, ठीक है, तो वो इस टेक्निक को क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या था थर्ड टेक्निक, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या नाम से क्या समझ में आ रहा है, नाम के क्या क्या समझ में आ रहा है बताओ। हाँ हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अब ये भी क्या होगा कि सब कुछ नॉर्मल है ना, लेकिन स्पर्म जो पहला केस था हम लोगों का, पहला केस क्या था, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, है ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या था कि या तो हम लोग उसको सर्विक्स में डाल दे रहे हैं स्पर्म को, या फिर हम लोग उसको वजाइना में फेलोपियन ट्यूब में डाल दे रहे हैं, या फिर हम लोग यूट्रस में डाल दे रहे हैं, तो फिर नेचुरली स्पर्म तैर करके पहुंच जा रहा है एक के पास। लेकिन इस स्थिति में भी फीमेल का सब ठीक है, इस स्थिति में भी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तब क्या करेंगे भाई, हाँ, मेल का स्पर्म लेंगे। अब यहाँ भी इन विट्रो टेक्नोलॉजी यूज होगी, है ना, नहीं अगर हो पा रहा है तो ओवम को निकालेंगे बाहर, ठीक है, और एक सिंगल स्पर्म लेंगे और डायरेक्टली उसको एग के साइटोप्लाज्म में डाल देंगे। फोर्सफुली यहाँ पर क्या कराया जा रहा है, फर्टिलाइजेशन करा। आप खुद नहीं करोगे तो भाई मैं ही करा देता हूँ, ठीक है, फोर्सफुली कराया जा रहा है। स्पर्म अगर नहीं पहुंच रहा है तो भाई मैं उसे साइटोप्लाज्म में डाल दूंगा, अब तो न्यूक्लियस जाकर फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, तो ये होता है क्या, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कहाँ पर वर्क होगा, वेयर इट वर्क्स, सेम ना, सेम जो पहला वाला था, क्या था, हाँ, स्पर्म लेस स्पर्म काउंट लिख देती हूँ डायरेक्ट में, लेट्स स्पर्म काउंट और लेस स्पर्म मोबिलिटी। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करेगा भाई, हाँ, इंजेक्ट द सिंगल स्पर्म directly into the cytoplasm of ovum। ठीक है, डायरेक्टली स्पर्म को, एक सिंगल स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में क्या करेंगे हम लोग, फर्टिलाइज कर डाल देंगे, है ना। इट इज इन विट्रो टेक्नोलॉजी, इन विट्रो technology means
this is happened outside the body in the laboratory, ठीक है, इन द लेबोरेटरी में फोर्सफुली किए। अगर हो गया जायगोट फॉर्म तो बाकी का काम वो वाला, ठीक है, जायगोट बाकी का काम, फिर उसको इम्प्लांट करवा दिए, है ना। तो ये आपको हो गया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन के थ्रू एक सिंगल स्पर्म को डायरेक्टली एग के साइटोप्लाज्म में डाल दिया, ठीक है ना। फोर्थ, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब ये बताओ भाई, क्या समझ में आ रहा है? कुछ नाम से समझ में आ रहा है? गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में किसका गैमेट? ऐसा लग रहा है। अब देखो, वो तो बहुत कम लोगों की, अभी पहला केस में भी तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वही करवाए थे। हाँ, कुछ तो डिफरेंस होगा। हाँ, अब यहाँ देखिए, गिफ्ट भी बोलते हैं इसको, है ना। वेयर इट वर्क्स, कहाँ काम करेगा ये? अगर फीमेल क्या है, अपना ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। अब देखो, उसके आगे का वो सब कर सकती है ना। उसका यूट्रस ऐसा है कि वो आराम से बेबी को इम्प्लांट कर सकती है, अंदर अपने अंदर 9 मंथ तक ग्रो कर सकती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ओवम ही नहीं बन रहा उसका, ठीक है। या ओवम ऐसा बन रहा है जो रप्चर हो जा रहा है बार बार, तब क्या करे वो? तब वो क्या करती है? ऐसे केस में उसको ज़रूरत पड़ती है डोनर की, ठीक है। ऐसे केस में उसको ज़रूरत पड़ती है डोनर की। तो एक डोनर मदर से, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, डोनर मदर को कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? देखो मेरे भी दिमाग, क्या मदर यूज़ करते हैं, मेरे भी दिमाग से निकल गया। अच्छा चलो, याद आएगा तो बताऊंगी। डोनर मदर, है ना। एक डोनर मदर का मतलब किसी का भी एग ले लेते हैं और एग को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। दैट इज, किसी का गैमेट क्या हुआ है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर हुआ है। वो उस फीमेल का एग नहीं है, ठीक है, वो उस फीमेल का एग नहीं है, ठीक। अब जो सब नेचुरली होता है, इंटरकोर्स के द्वारा क्या गया भाई? स्पर्म गया और सब कुछ नेचुरल होगा, ठीक है। अब उस फीमेल के अंदर क्या कर दिए हम लोग? दूसरा मदर का एक डाल दिए, मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा। तो वेयर इट वर्क्स, इफ फीमेल गैमेट ओवम is unable to produce, है ना, तब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। बट यहीं पर यूज लिख देते हैं, बट शी कैन but her all part is able to produce या इम्प्लांट प्रोड्यूस, ऐसे नहीं डायरेक्टली लिख देते हैं ना, चलो इतना नहीं। इफ फीमेल गैमेटोमा इज अनेबल टू प्रोड्यूस बट she can be carry a baby and can be carry a baby for 9th month, ठीक है। मीन्स every part of the mother is good except क्या? she
प्रोड्यूस ओवम। ठीक है, सब पार्ट ठीक है, लेकिन ओवम नहीं प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो हाउ इट वर्क्स कैसे काम करेगा? डोनर मदर एग इज रिक्वायर्ड इन दिस केस, है ना? एग ऑफ, या ओवम भी लिख सकते हो, ओवम ऑफ डोनर मदर इज कलेक्टेड। सबसे पहले उसको डोनर मदर से एग को कलेक्ट करेंगे, ट्रांसफर ऑफ दिस ओवम टू द fallopian tube of female, fallopian tube of mother, है ना? मदर के फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया, है ना? कलेक्ट किया डोनर मदर से, और जो जिसको माँ बनना है उसके पेट में क्या कर दिए, उसके फेलोपियन ट्यूब में उस ओवम को डाल दिया, और बाकी का प्रोसेस सब कुछ नेचुरल चलेगा। तो ये चारों टेक्निक है बच्चों, जो कि अधिकतर आजकल यही चारों टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू जैसा उनका भाई सिचुएशन है ना, जैसा सिचुएशन है। अगर सब कुछ ठीक है, मेल का स्पर्म काउंट कम है, उसको क्या कर दिए भाई, डायरेक्टली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा दिए। अब बिल्कुल भी मोबिलिटी नहीं है तो फोर्सफुली साइटोप्लाज्म में डालकर ये वाला टेक्निक यूज कर लिए, है ना? और अगर दोनों का ही कुछ दिक्कत है, फेलोपियन ट्यूब रप्चर है या कुछ भी है, तो क्या कर दिए, आईवीएफ यूज कर लिए हम लोग। और अगर ओवम ही नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है तो फिर हम लोग गिफ्ट को यूज कर लिए। ठीक, ये भी होगा इसका मतलब, अगर डीएनए टेस्ट कराएंगे तो अपनी माँ से तो नहीं मिलेगा। वो तो पूरा ये हुआ था, मतलब किसी से ना वो न्यूट्रिशन सब लिया है, सब कुछ लिया है, लेकिन जीन किसका गया, डोनर मदर का गया ना। डीएनए तो डोनर मदर का गया ना। ठीक है, डीएनए जब डोनर मदर का चला गया तो उसका डीएनए डोनर मदर से मिलेगा, अपनी मदर से नहीं मिलेगा। लेकिन ये टेक्निक यूज की जाती है ना, कि बस ओवम कलेक्ट कर लिए, माँ तो वो बनी है ना, तो सारा फीलिंग उनको अपने माँ बनने का ही आएगा। लेकिन अगर डीएनए टेस्ट होगा तो वो अपने मदर से मैच नहीं करेगा, या फिर जो जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो उस मदर का ही होगा जो डोनर मदर का ओवम है, और बाकी तो अपने फादर का तो खुद का ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये टेक्निक यूज की जाती है ना। ठीक, अब देखो, आप कुछ भी टेक्निक यूज कर लिए, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है भाई, अनेबल टू प्रोड्यूस अ बेबी। हाँ, सारे टेक्निक यूज करने के बाद भी भाई अनेबल है, नहीं कर पा रहे, नहीं हो पा रहा है। जैसे कई केसेस में होता है ना, आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम नहीं बन रहा, ये भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में होता है कि आईवीएफ या ये चारों टेक्निक भी सफल नहीं हो पाती है। तो भाई इनफर्टाइल ही रह जाए क्या, बच्चे के बिना ही रह जाए क्या? बच्चा एक बहुत बड़ी नीड होता है एक कपल के लिए, है ना। तो वैसे केस में बहुत अच्छा ऑप्शन है क्या, अडॉप्शन, है ना। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो फिर क्या करना है, अडॉप्ट कर लो बेबी को। ठीक है, किसी भी बेबी को अडॉप्ट कर लो और फिर खुशी खुशी जीवन बिताइए। जरूरी है कि अपना ही जीन रहे भाई, चौथे ऑप्शन में भी तो अपना ओवम नहीं है ना। तो आप किसी भी बच्चे को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे केसेस है, बहुत सारे केसेस में देखा जाता है, जैसे ये सारी चीजें हो रही हैं। अब बॉडी में कुछ क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट, आपका बॉडी भी तो रिजेक्ट करता है ना। हमारे बॉडी में अगर कोई भी चीज बाहर से आती है तो उसको फॉरेन सब्सटेंस समझ आ जाता है, और हमारा बॉडी का एंटीबॉडी उसको क्या करता है, रिजेक्ट करता है। तो ऐसे तो बहुत सारा दवा है, हार्मोन्स के इंजेक्शन है, जो जिसके थ्रू ये सारी टेक्निक सफल हो जाती है। पर अगर फिर भी ना हो पा रही हो तो डॉक्टर भी जब आईवीएफ ले रहा है तो वो एक बार का 4-5 लाख रुपया ले रहा है, उसमें वो कम से कम 4-5 बार ट्राई कर सकता है, तो उससे ज्यादा नहीं। अब आपके पास उतने पैसे भी होने चाहिए एक्सपेंस करने के लिए, है ना। अब उतना पैसा होगा तब तो
अभी पैसा सारा बेबी को करवाने ही में लगा दिया, भाई उसके पालन पोषण में भी तो लगाना है, ठीक है, आगे भी तो लगाना है, तो आपके पास पैसे भी होने चाहिए इन टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, ठीक है, तब जाकर। और जो फीमेल का बॉडी झेलता है वो अलग, इतने सारे इंजेक्शन, इतनी सारी दवाइयाँ, वो सारी फीमेल झेलती है ना, तो उनका बॉडी भी उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, उनका बॉडी उतना हेल्दी होना चाहिए कि वो सब क्या कर सके, वो झेल सके। नहीं तो ये बेस्ट ऑप्शन है, अडॉप्ट कर लीजिए भाई, है ना, उससे किसी बच्चे को भी माँ बाप मिल जाएंगे, हाँ, उनका भी जीवन संवर जाएगा और आपको भी बच्चा मिल जाएगा, तो इट इज़ बेस्ट ऑप्शन। तो कंक्लूजन हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या देखा, हाँ, कंक्लूजन देखा हम लोगों ने क्या क्या, चलो मदर एंड चाइल्ड के हेल्थ के बारे में हम लोगों ने बहुत बात की, हेल्थ केयर ये हमारी प्रायोरिटी थी, है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये जो पूरा चैप्टर है प्रायोरिटी इसी पर है। बहुत सारे हम लोगों ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़े, बहुत सारे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पढ़ी कि अगर इनफर्टिलिटी हो जाए, लेकिन बेसिक क्या था इस चैप्टर का कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ बना रहे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बना रहने के लिए हम लोग कौन कौन सा बात कर लिए इस चैप्टर में, बताइए। आप पिछले क्लास में ही बहुत सारी बातें हुई थी जब हम लोग फैमिली प्लानिंग पढ़ रहे थे, और जब हम लोग और क्या पढ़े थे, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस पढ़ रहे थे, तो बहुत सारी बातें हम लोगों ने की थी जो इस चैप्टर का बेस है। क्या क्या बात किए थे कि बेबी शुड बी प्लान्ड, है ना, बेबी शुड बी प्लान, या ठीक है, बेबी शुड बी प्लान, बेबी शुड बी प्लान एट करेक्ट एज, है ना, करेक्ट एज मेनली ऑफ फीमेल, फीमेल का तो करेक्ट एज होना ही चाहिए, ठीक है ना, मेनली ऑफ फीमेल, है ना। और हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था प्रॉपर गैप बिटवीन टू बेबीज बहुत जरूरी है। अगर आप क्या कर रहे हैं, केयर करना चाहते हैं चाइल्ड और मदर के दोनों का हेल्थ का, अगर केयर करना चाहते हैं तो दो चाइल्ड के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए, 3 से 5 साल का तो जरूर होना ही चाहिए। और क्या हम लोगों ने बात किया था, और क्या बात किया था, हाँ, और क्या, बताइए। प्रॉपर डाइट for the mother and the child, मदर और चाइल्ड का खाना जो है ना वो पूरा न्यूट्रिशन से भरा होना चाहिए, है ना, जब तक वो प्रेग्नेंट है तब भी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी भी, ठीक है। और उसके बाद चाइल्ड का भी ध्यान रखना। अब जो वो पेट में प्रेग्नेंट है तो चाइल्ड तो उसके अंदर है, वो जो खाई पिएगी वही चाइल्ड ले रहा है, तो आपको न्यूट्रिशन से भरा खाना खाना है ताकि आपका बेबी का जो बॉडी का ग्रोथ हो रहा है वो अच्छे से न्यूट्रिशन पाकर, ताकि उनका सारा अच्छा से डेवलपमेंट हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे हैं ना, रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उन्हीं के हेल्थ के बारे में बात करेंगे ना, मदर से ही कनेक्टेड है। मेल का काम तो है बस स्पर्म को दे देना, बाकी सारा काम तो फीमेल ही करने वाली है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। और क्या, और क्या, हाँ ठीक है, ठीक है, प्लान द नंबर ऑफ बेबी अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटस। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ बेबी को प्लान करो, ताकि आप उसको अच्छे से खाना पीना दे सको, अच्छे से उसकी परवरिश कर सको, अच्छे से उसको एजुकेशन दे सको, है ना। सब कुछ ज़रूरी है इस लाइफ में। ये नहीं है कि 10 बच्चे कर दिए और भाई उसको किसी तरह खाना दे रहे हैं, है ना, कि माल न्यूट्रिशन ही हो जा रहा है। और 10 बच्चे तो करना ही नहीं है, इसलिए रेस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ चाइल्ड, 1 रखिए या 2 रखिए, रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ चाइल्ड, ठीक है। नंबर ऑफ चाइल्ड आप
रिस्ट्रिक्टेड रखिए। बहुत पैसा है तब भी जरूरी नहीं है 10 बच्चे करने की, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं करना है ना। तो बहुत ये नहीं कि करोड़पति है तो 10 बच्चे कर ले, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ चाइल्ड। और हाँ, और क्या समझे, और कुछ है। अवॉइड अनवांटेड, ये तो बहुत जरूरी है। अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब अवॉइड कीजिए अनवांटेड प्रेगनेंसी को बाय यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि पता नहीं है भाई, है ना भाई, आपको नहीं मां चाहिए बच्चा, आपके पास 2 बच्चा है, ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस करो ना, या फिर से प्रेग्नेंट होके अबॉर्शन कराना है क्या? नहीं ना, ठीक है, आपको क्लियर नहीं बनना है, ठीक है। और अबॉर्शन कराने में भी फीमेल का हेल्थ डैमेज होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, ठीक है। तो ये काम करना ही नहीं है, अनवांटेड प्रेगनेंसी होनी नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको बहुत सारी टेक्निक सिखा दी गई, ठीक है। आप वो सारी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं सीधे सर्जरी करा लीजिए, फाइनल। अच्छा, सर्जरी का तो फ़ायदा है कि भाई अगर जितने बच्चे हो गए उतना तो ठीक है, उसके बाद नहीं चाहते हैं भाई आप बेबी हो तो भाई सर्जरी करा लिए, ये परमानेंट सॉल्यूशन है। तो ये इसका फायदा भी और नुकसान भी है। इसका नुकसान कैसे है? दोबारा हो नहीं सकता है बच्चा। हाँ, अगर मान लीजिए उसके बेबी को कुछ हो गया और वो फिर से चाहती कि माँ बने, तो फिर वो माँ नहीं बन सकती। परमानेंट सॉल्यूशन है ना, तो वो उसका फायदा भी है और नुकसान भी है, ठीक है। तो ये हम लोग का ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला क्या था, चैप्टर था। आई होप कि आप लोगों को सारा टॉपिक समझ में आया होगा, और जो कुछ छूटा रह गया है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पूरा हम लोग चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।